गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू GLCIS। GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अर्थव्यवस्था राज्यव्यवस्था के अंदर हम लोग पढ़ने वाले थे संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास की कड़ी में हम लोगों ने पहले शुरुआत की थी 1909 के अधिनियम से, जिसकी कड़ी को हम लोगों ने कंटिन्यू करके 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 1919 के अधिनियम के तमाम प्रावधान देखे हम लोगों ने, उसकी विशेषताएं देखी, उसके दोष खामियां तमाम चीज़ें देखी उसके बैकग्राउंड के साथ। अगली कड़ी में और अगला सिलेबस का जो अगला कड़ी है हम लोग का वो है 1935 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम के साथ ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि से ही हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन बातों को समझना होगा कि वे तमाम आवश्यकताएं हो, चाहे भारतीय जो तमाम नेतृत्व करने वाले लोग हो, अलग अलग दल से अलग अलग विचारधारा वाले लोग हो, सुधारों की मांग करने वाले लोग हो, इन सभी लोगों की इस मांगों का क्या प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ता है और ऐसी क्या वैश्विक परिदृश्य क्रिएट होते हैं, बनते हैं, निर्माण होता है जिनके कारण अंग्रेजों को चाहे मजबूरी में ही लाना पड़ते हो लेकिन ऐसे सुधार लाने पड़ते हो। तो हम लोगों ने खत्म किया था 1919 का अधिनियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1919 से लेकर 1935 के अधिनियम के बीच में हम कुछ घटनाक्रम देखेंगे और उन घटनाक्रमों में मैंने आपको पहले ही बताया या फिर मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। उसमें प्रमुख एक घटनाक्रम होगा आपका 1927 का साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। व्हाइट मैन कमीशन उसको व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया था क्योंकि उसके अंदर एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर हम लोग इस बात का आकलन कर सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा लाए जाने वाले सुधार किससे प्रेरित थे, या भारतीयों के लिए जो लाए जाने वाले जो सुधार थे इसके पीछे कारण क्या था, और क्या अंग्रेज सच में आपके लिए कुछ संवैधानिक सुधार लाना चाहते थे, या ये कोरे दावे थे, या दिखावा मात्र था, या तुष्टीकरण था अपने उपनिवेशवाद, अपने साम्राज्यवाद को एक लंबी उम्र देने के लिए, आपका शोषण को लंबे वक्त तक खींचा जा सके और अंग्रेज अपना जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद का जो उद्देश्य था, जो ज्यादा से ज्यादा था मुनाफा कमाना, उसको पूरा कर सके। साइमन कमीशन जिसको हम लोगों ने देखा, और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन का उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा जो सुधार किए जा रहे हैं इनका मूल्यांकन किया जाए और इनसे क्या परिवर्तन आए हैं, क्या प्रभाव इनका पड़ा है आज तक भारतीय जनमानस और भारतीय व्यवस्था पर। क्या सच में ये लोग उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात करेंगे, जैसे कि उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात की गई थी 1919 के अधिनियम में। किंतु हम लोग 1935 का जब अधिनियम देखते हैं और इस अधिनियम में हम लोग एक चीज मिसिंग देखते हैं कि इसका खुद का कोई प्रस्तावना नहीं था। नो प्रीएम्बल वॉज मेंशन और रोट डाउन ऑफ 1935 एक्ट। ठीक है, क्योंकि 1919 के एक्ट का प्रीएम्बल इस पर एक तरह से कहा जाए तो चिपका दिया गया था, कहीं ना कहीं कट कॉपी पेस्ट मार दिया गया था कि हम लोग उत्तरदायी शासन की आड़ में ये लोग चाहते थे डोमिनियन स्टेटस को ही कंटिन्यू करना। और क्या भारत इस परिस्थिति तक 1935 के दशा तक आते आते क्या अब भी डोमिनियन स्टेटस तक हम लोग मान जाते? क्या हमारे द्वारा यहाँ जो भी क्रांतिकारी लोग थे या फिर जो भी बदलाव लाना चाहते थे, जो स्वराज के लिए लड़ रहे थे, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, क्या वे लोग इसके लिए मान जाते? किंतु कहीं ना कहीं अंग्रेज अपनी तरफ से अपने तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे थे। अब ये तो हो गया 1927 के साइमन कमीशन की बात। उसके बाद अंग्रेजों को कहीं ना कहीं आवश्यकता लगने लगी भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए। वही अपने उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी जो भी हित थे उनको साधने के लिए बिना भारतीय जनमानस की मदद के ये सब काम करना असंभव था। अब उन लोगों ने शुरुआत की आप लोगों के लिए, आप लोगों को तुष्टीकरण और आप लोगों को मनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों में शुरुआत की गई गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को और भारतीय राजनीतिक जो लीडर्स हैं इन लोगों को बुलाकर समझा बुझाकर कहीं ना कहीं कोई ऐसा जोड़ तोड़ कर लिया जाए जिससे कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा लिए गए सुधारों को रेडिली एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना, इच्छा से स्वेच्छा से उन चीजों को मान ले कि हाँ ये जो कर रहे हैं सब काम बढ़िया कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि 1927 के मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तक। ठीक है, फिर 32 में ही आपको जानते हो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाएगी। ठीक है, इन तमाम चीजों का मूल्यांकन आकलन करने के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम को। लेकिन
गोलमेज सम्मेलन में आपका 1930, 31 और 32 का जो कुछ भी घटनाक्रम था उसको लेकर 1933 में भारत के संवैधानिक विकास के लिए और भारत के संवैधानिक सुधार के लिए एक भावी योजना तैयार की गई। ठीक है, कि भारत में उत्तरदायी शासन कैसे दिया जाए और खासकर उत्तरदायी शासन ज्यादा कहां दिया जाए। 1935 के अंदर प्रांतों के अंदर, राज्यों के अंदर उत्तरदायी शासन कैसे दिया जाए, किंतु केंद्र के अंदर मात्र दिखावटी आंशिक उत्तरदायित्व ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, ये था इसका बैकग्राउंड, और यही 1933 की जो भावी योजना थी जिसको श्वेत पत्र भी कहा गया, यही श्वेत पत्र था, ये 1935 के अधिनियम का संवैधानिक सुधार का क्या बना, आधार बनेगा। ठीक है, तो मूल आधार क्या होगा इसका, 1935 का अधिनियम। मैं आपको पहले इसके बारे में कंक्लूड कर दूं कि इस पूरी कोशिश के बावजूद, ये पूरी की पूरी जो कोशिश होगी, पूरी की पूरी योजना होगी, ये योजना भी असफल होगी, जैसे कि 1919 की योजना। इसी योजना के तहत इस पूरे के पूरे भारत संघ को एक लूज फेडरेशन बनाए जाने की एक कामना की जाएगी या उसकी कल्पना की जाएगी। लूज फेडरेशन इस आधार पर किया जाएगा कि संघ बनाने का प्रस्ताव तो रखा जाएगा, मसौदा तो तैयार किया जाएगा, किंतु रियासतों को इस बात की सहूलियत दी जाएगी कि वे चाहें तो इसमें शामिल हो सकती हैं और अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं जब संघ बनने की बात हो, अगर हम लोग अब थोड़ा सा आगे आते हैं, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत संघ बनाने की बात की गई थी, तो क्या हम लोगों ने समझौते के तहत भारत संघ की स्थापना की, बल्कि हम लोगों ने साफ कहा कि भाई भारत संघ जो होगा वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों की सहूलियत और स्वायत्ता कभी भी संघ के अस्तित्व के आड़े नहीं आनी चाहिए। देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संघ के पर काटे जा सकेंगे। स्वायत्ताएं दी जाएंगी, सामान्य परिस्थितियों में आपको अपने विकास के लिए तमाम सुख सुविधाएं दी जाएंगी, आपको सहूलियत दी जाएंगी, आपको हर तरह के प्रिविलेजेस मिलेंगे, ऑटोनॉमीज मिलेंगी, लेकिन जब तक कि आप संघ के अस्तित्व पर किसी भी तरह का खतरा ना मंडराने दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसके प्रावधान, विशेषता, इन तमाम चीज़ों के साथ शुरू करते हैं, जिसके अंदर कई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर होंगे और बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को देखने ही है। चलो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। कहीं ना कहीं ये भारत शासन अधिनियम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पहले का सबसे इंपॉर्टेंट और आज तक के सभी संवैधानिक सुधारों का एक कंपाइल्ड योजना थी। ठीक है ना, एक समेकित योजना थी। आज तक के तमाम जो संवैधानिक सुधारों की कड़ी में लाए गए सुधार थे, बदलाव थे, उन सबका ये समाकलन था, एक उसका संग्रहण था। इसी कारण भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा अगर असर देखने को मिला तो वो 1935 के अधिनियम का। लगभग ऐसा कहते हैं कि 80% जो आपके आज के प्रावधान है वे कहीं ना कहीं किससे प्रभावित हैं, 1935 के अधिनियम से। कई सारी इसकी विशेषता होंगी। ब्रिटेन की जो संसद होगी वो इसमें अपनी स्वयं की, मतलब ब्रिटेन की संसद की ब्रिटिश सर्वोच्चता को यहां स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। कई सारी चीजें ऐसी होंगी इसकी जिनका अनायासी भारतीय संविधान को फायदा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अंग्रेज अगर मुस्कुराए तो इसमें भी उनके औपनिवेशिक हित छुपे होते हैं। इसका सीधा मर्म यही है कि वे आपके भले के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तमाम चीज़ों का जो आपको लाभ मिल रहा है वो अनायास ही मिल रहा है। कोई सुनियोजित भारतीयों का भला करने का या हृदय परिवर्तन की कोई खास उन लोगों को, आप लोगों की कोई खास चिंता नहीं थी। मतलब हम सभी भारतीय लोगों की कोई खास चिंता अंग्रेजों को नहीं थी। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर अनाउंस कर रहा हूँ MPPSC प्री 2012 के लिए, ठीक है ना। और हम लोगों ने GLC IAS टॉप 50 ऐप ने, हमारे प्लेटफॉर्म ने एक रामबाण बैच शुरू किया है। रामबाण नाम से आपको समझ में आ रहा होगा लगभग जो सभी चीज़ें कवर करता हो, और ये बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर है, 1499 पर है ये, ठीक है, जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। व्यक्ति अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके भी इस कोर्स को परचेस आप आराम से सहूलियत से कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हम सभी टीम के लोगों के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपके TLT, FLT सभी कवर किए जाएंगे, ताकि पढ़ाई का रिवीजन और रिवीजन के बाद में बहुत बेहतर तरीके से अपने मूल्यांकन करने के लिए आपको ये पेड कोर्स, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ही आवश्यक होंगी, आपके लिए लाभदायी होंगी, और कई सारी चीज़ें GLC IAS टॉप 50 परीक्षा के पहले निःशुल्क रूप से भी सभी लोगों को प्रदान करने की कोशिश करता है, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट बच्चों की तरफ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम सभी लोगों के इस प्रयास के लिए आप लोग भी आगे बढ़ें।
चलो अब हम लोग शुरू करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक एक पॉइंट्स को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम अगस्त 1935 में, महीना तारीख सभी आप चीज ध्यान रखें, अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था। आगे देखते हैं, इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। इसे दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, सबसे पहले हम लोग उद्देश्य देखते हैं 1935 के अधिनियम का। भारत सरकार के लिए और प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम था। ठीक है, किसके लिए? भारत सरकार के निर्माण के लिए, कि भाई भारत को संभालने के लिए जो व्यवस्था होगी उसके निर्माण के लिए प्रावधान करने के लिए यह एक अधिनियम लाया गया था। प्रादेशिक विस्तार, प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण, प्रादेशिक विस्तार, प्रांतों के बीच में अंग्रेज कैसे अपना होल्ड मेंटेन कर सके, ठीक है, नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के अधीन क्षेत्र अधिनियमित किए जाए, ठीक है ना, कि उस पर्टिकुलर इलाके को भी कैसे ब्रिटिश के लोगों को और ब्रिटेन के लोगों के नियंत्रण में लाया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा इसको जो रॉयल स्वीकृति, जिसको रॉयल ब्रिटेन की किंगडम कहा जाता था, कब स्वीकृति मिली इसको? 24 जुलाई 1935 को इसको स्वीकृति मिली। लागू जो होगा वो 1 अप्रैल 1937 से भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में ये कब निरस्त कर दिया जाएगा, तो हम सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसके पहले तक सभी कुछ ये कहा गया था कि तमाम जो चीजें होंगी भारत देश के अंदर, जो भी कार्य किए जाएंगे वे इसी अधिनियम के अनुरूप होंगे। इसके बाद जब दो डोमिनियन अलग अलग के लिए अलग अलग संसद संविधान बनाने की बात की गई थी, और संविधान कौन बनाएगा? अपनी अपनी संविधान सभाएं। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की संविधान सभा बनी और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा बनी। ठीक है, तो इसे 26 जनवरी 1950 जब अपना सभी लोगों ने अपने अपने आप को अपने व्यवस्थाओं के हिसाब से स्थापित कर लिया, और हमारे गणतंत्र की इस दिन से स्थापना हो जाती है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो ये तब तक 1935 के अकॉर्डिंग सारे के सारे कार्य किए गए थे। आगे देखते हैं पृष्ठभूमि। सबसे पहला पॉइंट, भारतीय नेताओं द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ रही थी। मैंने आपको पहले भी कहा कि अंग्रेज कोई भी काम अपने मन से या अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं इन सुधारों की मांग और जो दबाव था वो ब्रिटेन के लोगों पर, भारतीय जनमानस का भी था। अब इस देश में पुनर्जागरण अपनी चरम स्तर तक पहुंच चुका था। लोगों को राष्ट्र की परिभाषा बहुत बेहतर तरीके से अपने मन मस्तिष्क में एकदम क्लियर थी कि अब इस राष्ट्र के लिए हम लोग को क्या करना है और हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारा राष्ट्र कहां तक हो, कैसा हो, हमारे देश में व्यवस्थाएं कैसी हो, और उस पर शासित करने वाले जो लोग हैं, शासन करने वाले जो लोग हैं, वे कौन होने चाहिए। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। तो क्या था? भारतीय नेताओं द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ रही थी। आगे अगला देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत के समर्थन ने भी अपने देश के प्रशासन में अधिक भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता ब्रिटिश स्वीकारोक्ति में सहायता की। कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इस दबाव में थे और कहीं ना कहीं साथ भी चाहिए था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को चुनाव के माध्यम से, प्रत्येक चुनाव के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, अपने समर्थन में लेना चाहते थे। ये दबाव भी इनके ऊपर एक बड़ा कारण था इस अधिनियम को और सुधार को लाने के लिए। आगे देखते हैं, अधिनियम इस पर आधारित था। तो मैंने आपको लगभग पृष्ठभूमि समझा दिया, फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है, साइमन कमीशन की क्या रिपोर्ट थी, उसके बाद गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश, इन घटनाक्रम का मूल्यांकन किया गया कि अब आगे क्या किया जाए। तो एक भावी योजना तैयार की गई, जिस योजना को मैंने आपको कहा कि श्वेत पत्र, ठीक है ना, और वो जो श्वेत पत्र था वो 1933 में तैयार किया गया, 1933 में उसको तैयार किया गया। और ये जो श्वेत पत्र था, ठीक है, ये जो श्वेत पत्र था, इस श्वेत पत्र को आधार बनाया गया किसके लिए? 1935 के अधिनियम के लिए। 1935 के अधिनियम का ये श्वेत पत्र क्या बना? आधार बना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर आधारित, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का मूल्यांकन इस तरीके से किया गया कि आखिर किस तरह की चीजें हम लोग को, भारतीय लोगों को प्रोवाइड करनी है, उन्हें प्रदान करनी है। संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट, ठीक है। चलो
प्रमुख प्रावधान देखते हैं हम लोग किसके, भारत शासन अधिनियम 1935 के। क्या क्या प्रावधान थे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना। भाई पूरे भारत का जो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र और ब्रिटिश सरकार के मतलब अंग्रेजों के भारत में जो नियंत्रण से बाहर भी था, उन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनेगा, एक भारतीय महासंघ बनेगा। अब सीधी बात है, जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में है, वे तो हमेशा उसी चीज के साथ जाएंगे जो ब्रिटेन के लोग चाहेंगे, अर्थात अंग्रेज चाहेंगे। किंतु देसी रियासतें अपने कुछ मामलों में यहां पर स्वतंत्र थी। ये सहूलियत देकर अंग्रेजों की हम लोग मंशा को नहीं समझ सकते कि आखिर वे लोग चाहते क्या थे। उन्हें ऐसा लूज फेडरेशन बनाने के लिए मौका दिया गया, ऐसा अवसर दिया गया। मैं आपको बताता हूं एक बार फिर कि कहीं ना कहीं रियासतों को शामिल होना और ना होने की जो सहूलियत थी, इसने भारत में इस पर्टिकुलर फेडरेशन को लूज फेडरेशन, एक ही बड़ा ही कमजोर फेडरेशन, एक बड़ा ही कमजोर फेडरेशन की योजना थी एक तरह से। और इनके ना आने पर यह फेल भी हो जाएगा। जैसे 1919 का अधिनियम फेल हुआ, वैसे 1935 का अधिनियम भी फेल होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इस संघ में ब्रिटिश भारत, ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला इलाका था, ये वाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला का, बाकी रियासतों वाला, रियासतों को शामिल किया जाना था। ऐसा प्रस्ताव था कि ये दोनों इलाके शामिल होंगे। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में प्रांतों को महासंघ में शामिल होना होगा, लेकिन रियासतों के लिए यह अनिवार्य नहीं था कहीं ना कहीं। और अगर ये तमाम चीजें अगर सफल हो जाती तो आजादी के बाद भारत का नक्शा कैसा होता, यह आप लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, कि भारत सिर्फ 3 राष्ट्रों में बंटता, 2 राष्ट्रों में बंटता, या जितनी रियासतें थीं, जितने इलाके थे अलग अलग शासकों के, अलग अलग द्वारा शासित शासक लोगों के, उतने इलाके हम लोग के यहाँ बनते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। रियासतों की आवश्यक संख्या से जितनी भी रिक्वायर्ड उनकी क्वांटिटी थी, संख्या के समर्थन की कमी के कारण यह महासंघ कभी साकार नहीं हो सका। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये योजना इन लोगों की असफल रही और ये सफल नहीं हो पाई। आगे बढ़ते, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने शक्तियों का विभाजन कैसे किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट शक्तियों के विभाजन का कब रखा गया, जिसका आधार रखा गया 1935 में, वर्तमान संविधान में वो आपको कहां देखने को मिलेगा। तो जब भी आप संविधान पढ़ने लगते हैं तो 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, विषयों का बंटवारा किया गया है, अलग अलग सूचियां बनाई गई है और उन सूचियों में विषयों का बंटवारा इस आधार पर किया गया है। आपको बता देता हूं मैं कि वो जो 7th शेड्यूल है आपका, उसमें 3 सूचियां हैं। एक हो जाती है आपकी संघ सूची, दूसरी हो जाती है आपकी समवर्ती सूची और तीसरी हो जाती है आपकी राज्य सूची या प्रांतीय सूची। ऐसे विषय जो पूरे संघ के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पे विधि बनाने की पूरे संघ के लिए आवश्यकता है, वे संघीय विषय। समवर्ती विषय ऐसे जिस पर जो संघीय विषयों के भी है, संघीय महत्व के भी हैं और राज्य के महत्व के भी हैं, वे कैसे हैं, वे समवर्ती हैं। और ऐसे जो स्थानीय क्षेत्र के लिए या स्थानीय विधि के लिए आवश्यक हैं, स्थानीय आवश्यकता के विषय हैं, उनको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, राज्य या प्रांतीय। तो इस तरह की ये तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आखिर 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया। अलग अलग शक्तियां कि ये कार्य प्रांत करेगा और ये कार्य केंद्रीय व्यवस्था करेगी। चलो आगे देखते हैं। और ये सूचियां कैसी थी, सूचियां इस प्रकार थी। संघीय सूची जिस पर केंद्र ही अधिकारी था, केंद्र को इस बात की अधिकारिता की थी कि इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को था। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय सूची, इस पर राज्य विधानमंडल जो आज बनाता है, तो उस समय की राज्य विधान परिषदें जो होती थी, विधायिका जो थी, प्रांतीय विधायिका, वो इस पर बना पाती थी। और समवर्ती सूची वो जिस पर दोनों बना सकते थे। आगे देखते हैं। अब वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित थी। इन तमाम विषयों को बांटने के बाद भी अगर कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं जिन्हें हम लोग रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, अवशिष्ट विषय, जिनका इन तीनों सूचियों के अंदर कोई जिक्र ना हो, ठीक है, उनको हम लोग वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित थी। अर्थात उस पर अगर विधि बनानी हो तो उस पर निर्णय कौन लेगा, उस पर विधि निर्माता कौन होगा, वायसराय स्वयं होगा। आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर अधिनियम की विशेषताएं। इन विशेषताओं में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली विशेषता थी आपकी
प्रांतीय स्वायत्ता। अब प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ आप लोग अच्छे से जान लें। प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ 1919 के अधिनियम के अंदर मैंने आपको एक व्यवस्था बताई थी जिसको हम लोगों ने कहा था कि द्वैध शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? द्वैध शासन व्यवस्था। कहां थी? प्रांतों में। प्रांतों में विषयों को बांट दिया गया था। और कैसे बांटा गया था? विषय दो भाग में बंट गए थे। एक हो गए थे आपके आरक्षित। आरक्षित का सीधा अर्थ समझें, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दूसरे हो गए थे हस्तांतरित। हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, जो कम महत्व के थे, ठीक है, जो भारतीय लोगों के समर्थन से भी जिनको काम करवाया जा सके। और ये पूरे के पूरे अंग्रेजों के गवर्नर जनरल, सिर्फ इन्हीं के नियंत्रण में रहने वाले विषय हमेशा आरक्षित विषय थे। इसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तभी से कहा गया है कि प्रांतीय स्वायत्ता। स्वायत्ता का अब अर्थ यह होगा कि प्रांत अपने आवश्यकता अनुरूप, अपने अकॉर्डिंग, अपने खुद स्वयं से विचार विमर्श करके और अपने अनुरूप क्या कर सके? अपने लिए विधि बना सके। अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्ता दी। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यह द्वैध शासन कहां शिफ्ट हो जाएगा? यह द्वैध शासन केंद्र में शिफ्ट हो जाएगा। यह द्वैध शासन केंद्र में शिफ्ट हो जाएगा। फिर वही बात बता रहा हूं आपको कि 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, उत्तरदायी शासन देने की जो बात की गई थी, किंतु छुपा हुआ उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस ही देना, वही सेम चीज 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा कॉपी कर दी गई। नया कोई प्रस्तावना ताकि नई योजना ना रखी जा सके, नया उद्देश्य ना बताया जा सके, और सीधा कहीं ना कहीं छुपी मंशा ये थी कि वे डोमिनियन स्टेटस ही देना चाहते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल जो था वो कार्यपालिका का प्रधान होता था। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर। उसे सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्री परिषद होती थी। मंत्री प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो भी मंत्री होते थे वो प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होते थे, जो उन्हें नियंत्रित करते थे। विधायिका मंत्रियों को भी हटा सकती थी। विधायिका जो थी वो मंत्रियों को भी हटा सकती थी। वे लोग जो मंत्री पद धारण करते थे उनको भी हटाने का अधिकार विधायिका को था। हालांकि राज्यपालों ने अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियों को बरकरार रखा। अब भी भले ही विधानमंडलों को, विधायिकाओं को इस बात का अधिकार दिए, कई सारे अधिकार दिए, किंतु फिर भी राज्यपालों से ज्यादा, गवर्नर से ज्यादा पावर उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, उनने अपने अंदर पहले से ऑलरेडी कई सारे रिजर्व जो पावर थी उनके पास रखी। ब्रिटिश अधिकारी अभी भी क्या कर सकते थे? एक प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। आपको इनका उद्देश्य और जो अंग्रेजों की भलमानसी थी वो भी आपको तमाम चीज देखने को मिल रही होगी कि एक हाथ में कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है तुष्टीकरण के तहत कि हम लोग आपके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रावधानों को हम लोग जब उनका डीप एनालिसिस करते तब पता चलता है कि सिर्फ कोरे दावे थे। इसी कारण जब इस पर्टिकुलर अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा तब चाहे आपके देश में जवाहरलाल नेहरू हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, और भी कई सारे जो विद्वान लोग थे, संविधानविद लोग थे, और जो संविधान का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे या फिर इसके लिए जो सक्रिय थे इनकी मांगों के लिए, वे सभी लोगों द्वारा इस पर्टिकुलर अधिनियम की कड़ी आलोचना की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब केंद्र में द्वैध शासन मैं आपको उसी के साथ समझा चुका हूं कि किस तरीके से द्वैध शासन 1919 में प्रांतों में दिया गया था, जिसको 1935 में प्रांतों में खत्म कर दिया गया और ट्रांसफर कहां कर दिया गया? केंद्र में कर दिया गया। देखते हैं, संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन से? सेंट्रल, फिर वही बात, सेंट्रल, आरक्षित और हस्तांतरित। कहने का अर्थ क्या कि केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया है। इस बात को गौर से देखें। आगे, आरक्षित विषयों का नियंत्रण, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, आरक्षित विषयों का नियंत्रण गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, जो उनके द्वारा नियुक्त 3 सलाहकारों की सहायता से उन्हें प्रशासित करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन्हीं लोगों के पास है। उत्तरदायी कुछ नहीं है, आंशिक उत्तरदायित्व का खाली दिखावा किया जा रहा है। वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इन विषयों में रक्षा, धार्मिक मामले मतलब चर्च से संबंधित, बाहरी मामले, प्रेस, पुलिस, कराधान, न्याय, शक्ति, संसाधन और आदिवासी मामले सम्मिलित थे। ठीक है, ये सब्जेक्ट सारे के सारे अपने पास रखे गए अंग्रेजों द्वारा। स्थानांतरित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा उनकी मंत्री परिषद 10 से अधिक नहीं द्वारा प्रशासित किया जाता था।
परिषद को विधायिका के विश्वास में कार्य करना था। किसको? परिषद को। ठीक है ना। इस सूची के विषयों में स्थानीय सरकार, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल थे। जिम्मेदारियों वाले सारे काम किसको दिए गए, और जो लेस इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट है अधिकतर वो किसको दिए गए? भारतीय लोग, या फिर जो भारतीय लोग जहां ज्यादा थे, अर्थात जो हस्तांतरित विषय थे उसी के अंदर। आगे, हालांकि गवर्नर जनरल के पास हस्तांतरित विषयों में भी हस्तक्षेप करने की विशेष शक्तियां थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कोरे दिखावे थे। ठीक है। द्विसदनी विधानमंडल, मैंने आपको द्विसदनी और द्वैध शासन दोनों के अंदर फर्क बताया था, फिर भी एक बार बताता हूं कि द्विसदनी का मतलब होता है बाई कैमरल। ठीक है ना, जहां दो स्तर हो। किसके? विधायिका के कैसे स्तर हो? दो स्तर हो। एक कैसा हो? आपका अपर हाउस हो, एक हो आपका उच्च सदन, एक हो आपका उच्च सदन, या फिर जिसको हम लोग राज्य परिषद कह लेंगे, पूरे प्रांतों के सारे लोग, राज्य के प्रतिनिधि। ठीक है ना। और बाकी कौन सा हो गया? एक निम्न सदन। ठीक है ना, केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है ना। तो जो केंद्रीय विधानमंडल था ये आज का कैसा हो गया? लोकसभा की तरह, और ये कैसा हो गया? ये राज्यसभा की तरह हो गया। इस तरह की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्विसदनी, दो सदन, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। आगे देखते हैं, एक द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की जाएगी, आज भी है उसी तरीके से। दो सदन संघीय विधानसभा, निचला सदन और राज्यों की परिषद उच्च सदन थे। ठीक है, ये दोनों सदन कैसे थे? संघीय विधानसभा जो लोकसभा था आज का, और राज्यों की परिषद। ठीक है, आगे देखते हैं। संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे, दोनों ही सदनों में थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था, ना कि निर्वाचित। इससे आप ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के कितने करीब था। तो ये करीब नहीं था, क्योंकि रियासतों के लोगों को उनके मनोनयन के आधार पर भेजा गया था। ठीक है ना। अब इसका हम दोनों ही आधार पर देख सकते हैं, उसके फायदे भी थे, नुकसान भी थे। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। ठीक है ना, बाकी लोगों का, कुछ को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाना था। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण रूप से यहाँ पर जो माना कि मतदान या मताधिकार का विस्तार किया गया होगा, किंतु फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि पूर्ण रूप से ये एडल्ट फ्रेंचाइज की तरह नहीं बना था, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं था, वो यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला। आगे देखते हैं, बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे प्रांतों में भी द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। यहां पर कहां पर? प्रांतों में भी। कौन कौन से पूछा जा सकता है, एक बार फिर से गौर करें कि बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे प्रांतों में भी द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। आइए आगे देखते हैं। फिर बात होती है संघीय न्यायालय की। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संघीय न्यायालय की बात कर रहा हूं, फेडरल कोर्ट की बात कर रहा हूं। चलो, प्रांतों के बीच और प्रांतों और केंद्रों के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद होना हो और उसका अगर समाधान किया जाना हो, तो वहां पर क्या होगा? एक संघीय अदालत की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 6 से अधिक न्यायाधीश नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब 7 का प्रावधान हम लोग देखते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 6 से अधिक नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं टोटल सब मिलाकर। फिर हम लोग भारतीय परिषद की बात करते हैं। आखिर भारतीय परिषद नाम क्या चीज थी? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो भी भारत परिषद थी, पहले कई सारे अधिनियम का नाम आपने देखा होगा, भारत परिषद अधिनियम उनके नाम थे। भारत परिषद को इसके बजाय भारत के राज्य सचिव के पास सलाहकारों की एक टीम होगी। ठीक है, जो कौन था? राज्य सचिव जो था, ठीक है ना, उसके पास क्या हो जाएगी? एक सलाहकारों की टीम हो जाएगी। आगे देखते हैं मताधिकार। मताधिकार का क्या स्तर था? इस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत करी। ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करी। ठीक है, आगे देखते हैं पुनर्निर्माण। कई सारी चीजों को फेरबदल किया गया। उसमें देखते हैं कि सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। फिर बिहार और उड़ीसा का विभाजन कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया और एक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। अन्य बिंदु देखते हैं इसके। ब्रिटिश संसद ने प्रांतीय और संघीय दोनों विधानमंडलों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। ठीक है, भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया
कि ऐसा आदेश था कि 1935 के अधिनियम को आपको तब तक बनाए रखना है, तब तक आप इसको भंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसकी आलोचना में कि ब्रिटेन ने अपनी सर्वोच्चता, ब्रिटेन की संसद ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करके रख रखा था यहाँ पर कि इसको लागू हम करेंगे, खत्म भी हम ही करेंगे, किसी भी तरह का परिवर्तन भी करना होगा तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है ना, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको प्रतिस्थापित किया गया, मतलब इसकी जगह भारतीय संविधान पूरा लाया गया। भारतीय नेता अधिनियम को लेकर उत्साहित नहीं थे, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता